So hello everyone, my name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy. Today I am going to teach you a very important topic जो कि है लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर क्लास 10th का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम वन बाय वन इस चैप्टर की हर एक क्वेरी और हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे। सबसे पहली जो चीज होगी वो क्या होगी भाई, लाइफ प्रोसेस। ये पूरा ही चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में है। आपको पता होगा लाइफ प्रोसेस क्या होती है, अब तक आपने चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको क्लियर करा दूंगा आज के लेक्चर में कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। लाइफ प्रोसेस के अंदर ये चार मेजर चीजें आती हैं जिनको हम बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका न्यूट्रिशन, उसके बाद में आता है रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपायरेशन और लास्टली आता है एक्सक्रेशन। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है, जो सबसे पहला टॉपिक है, मेजर टॉपिक, वो क्या है आपका लाइफ प्रोसेस। समझिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक एक्शन एंड फंक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंडक्ट टू कीप देमसेल्व अलाइव एंड रेफर्ड एज लाइफ प्रोसेस। समझे क्या बोला लाइन में, द बेसिक एक्शन एंड फंक्शंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंडक्ट टू कीप देमसेल्फ अलाइव, यानी ऐसे बेसिक फंक्शंस जिनको करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो मेजर प्रोसेसेस होती हैं, जो मेजर फंक्शंस होते हैं, वो सब क्या है भाई, लाइफ प्रोसेस हैं। ऐसी कोई भी चीज जैसे न्यूट्रिशन हो गया, अगर आप लंबे टाइम तक अपने न्यूट्रिशन को छोड़ देंगे, क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर आप रेस्पिरेशन करना छोड़ दें, गुस्से में भाई गुस्सा आ गया घर वालों से और आपने कहा कि भाई मैं 2 दिन सांस नहीं लूंगा, तो ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। तो रेस्पिरेशन छोड़ोगे तो आपका सर्वाइवल वैसे भी 0 हो जाएगा। उसके बाद में प्लांट्स करते हैं ट्रांसपायरेशन नहीं करेंगे तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और लास्टली क्या है, एक्सक्रेशन। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रेशन। तो ये 4 मेजर चीजें होती हैं, ये 4 मेजर पिलर्स होते हैं जिस पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ डिपेंडेंट रहती है। अब हर एक स्तंभ के बारे में या हर एक मेजर टॉपिक के बारे में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक के बारे में जिक्र करते हैं जो है आपका न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड and utilize that food for energy and nutrients। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड यानी फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस, और जो फूड आपने खाया है उस फूड को यूटिलाइज करना किसके लिए, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आप फूड को ऑब्टेन करते हो और ऑब्टेन करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हो लाइफ प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है, पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है भाई, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये दिख नहीं रहा ठीक से। तो यहां तक चीजें क्लियर है आई होप। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाए, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। और ये जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, और दूसरा होता है केमोसिंथेसिस जो कि कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होता है, जिनको बोलते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज। ठीक है भाई, देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, आपने सुना होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो केवल किसके अंदर होती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, एल्गी एंड सम माइक्रोब्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड O2। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को किसमें भाई, केमिकल एनर्जी में, और यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें, ग्लूकोज के अंदर। समझे, देखिए ग्रीन प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है, आपने सुना होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड बनाते हैं। तो जब वो फूड बनाएंगे वो क्या करेंगे, एक्चुअल में जो सनलाइट है जो कि कैसी है, एक लाइट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में और अपने प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट क्या है उनके पास, CO2 और वाटर, इन दोनों आइटम से क्या बनाएंगे भाई, ग्लूकोज बनाएंगे, जो कि आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है C6H12O6। तो प्लांट्स के थ्रू सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है भाई, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन होगी वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। यानी जो प्लांट्स, आपने सुना होगा कि प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो इसी प्रोसेस के दौरान होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज बाई प्रोडक्ट। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लियर है भाई? चलिए आगे हम बात करते हैं केमोसिंथेसिस। देखिए, केमोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया क्रिएट फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। किसमें है, एब्सेंस में है। अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस किसमें थी, प्रेजेंस में, और जो केमोसिंथेसिस होगी वो किसमें होगी भाई, एब्सेंस में। दीज ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज बाय केमिकल रिएक्शन यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेथेन। ठीक है भाई? देखिए, केमोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरियाज क्रिएट करते हैं अपना फूड, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। क्या यूज करके, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको H2S बोला जाता है और मेथेन यानी CH4। किसमें, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है? देखिए, इसका एग्जांपल होता है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ लेगा आपसे केमोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है भाई, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। अब देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड O2 कंबाइन टू फॉर्म C6H12O6 सल्फर एंड वाटर। ठीक है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है भाई ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तीनों प्रोडक्ट्स मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं, फॉर्मूला आपको पता है किसका है, ये ग्लूकोज का, सल्फर और वाटर। ठीक है? ग्लूकोज सल्फर प्लस वाटर बनाते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, केमोसिंथेसिस कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा केमोसिंथेसिस क्या होता है। एक बार और बता देता हूं। देखिए, केमोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, इसके अंदर होगी, मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर होगी, और ये प्रोसेस जो होगी वो सनलाइट के एब्सेंस में होगी। इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और बनाते हैं ग्लूकोज, सल्फर एंड वाटर। ये प्रोसेस होती है केमोसिंथेसिस और इसका एग्जांपल है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है? प्लांट्स में कौन सा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पीछे पढ़ लिया है, ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है? देखिए, अभी रिएक्शन हमने देख ली थी, डेफिनेशन समझ ली थी क्या होती है, सेम चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी। ठीक है? आगे देखिए, दीज आर फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, यानी प्रोसेस के दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं। वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या है, देखिए, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। अब ये क्या है भी, क्लोरोफिल। आपने सुना होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड में एक प्लास्टिड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट,
और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करेगा भाई, एब्जॉर्प्शन करेगा सनलाइट का, किसका करेगा, सनलाइट का, और कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी आपने डेफिनेशन में देखा, कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो इवेंट्स हुए, पहला क्या हुआ, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की लाइट एनर्जी, फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट कर दिया वाटर को, और स्प्लिट कर दिया वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, CO2 रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था जो प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इनहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसके अंदर भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ऐसे फॉर्मेशन हुई फूड की, किसके फूड की, प्लांट्स के फूड की, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर्मेशन बताएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट की कैसे होती है। देखिए ये क्या है भी, एक लीफ है, इस लीफ का जो ग्रीन कलर है वो एक पिगमेंट के थ्रू है। ये जो लीफ है इसका जो ग्रीन कलर है वो एक पिगमेंट के थ्रू है, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है एक प्लास्टिड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, उनमें से उन प्लास्टिड्स में से एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर है लीव्स का वो किसकी वजह से है, मेजरली क्लोरोफिल की वजह से। अब ये क्लोरोफिल एक काम करता है, क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट का। क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है वो कौन सी एनर्जी है भाई, एक लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी। अब ये जो क्लोरोफिल होगा इसने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, आपके ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लू ब्लू मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देगा किसमें, H2+O2 में। समझे, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी के अंदर, और उस केमिकल एनर्जी ने स्प्लिट कर दिया वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब जो CO2 आपके लीव्स के स्टोमेटास ने ली थी, यानी जो लीफ ने आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ली एनवायरमेंट से, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन पार्टिकल के साथ कंबाइन होकर बना लेती है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ये होती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई थी वो किसके थ्रू हुई थी भाई, एक स्टोमेटा के थ्रू हुई थी। किसके थ्रू हुई थी, स्टोमेटा के थ्रू, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, आपकी लीफ की सरफेस पर। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टोमेटास के बारे में कि स्टोमेटा एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, देयर आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब बारीक बारीक छेद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटास बोलते हैं, जो किसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ की सरफेस पर। दीज पोर्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम में बताया था कि लीफ ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। किसके थ्रू किया भाई, स्टोमेटास के थ्रू। ये क्या कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं गैसेस का, यानी एब्जॉर्प्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का और बाहर छोड़ेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कराएंगे भी, एक्सचेंज कराएंगे गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो कौन कराता है भाई, स्टोमेटास कराते हैं। देखिए, a large amount of water also lost through these leaves, through these stomatas. Large amount of water also lost through these stomatas.
हमारे जो स्टोमेटास होते हैं वो वाटर के लार्ज अमाउंट को भी बाहर निकालते हैं प्रोसेस से, वो सॉरी, हमारे जो स्टोमेटास होते हैं वो वाटर का एक हाईली अमाउंट ट्रांसपायरेट करते हैं, यानी एवोपरेट करते हैं प्लांट की सरफेस से एक प्रोसेस के दौरान, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्या बोलेंगे भाई? ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू स्टोमेटास वाटर के पार्टिकल्स को प्लांट से रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है। स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो स्टोमेटास होते हैं वो एक सेल से कवर्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। आपने किडनी बीन्स देखे हैं, कुछ इस तरह की शेप्स होती है आपके स्टोमेटास की, और ये जो बाहर वाली सेल्स है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। अब ये जो गार्ड सेल्स होती है वो स्टोमेटा को खोलने और स्टोमेटा को बंद करने में हेल्प कराती है, यानी जो जिम्मेदारी होती है स्टोमेटा को खोलने की और स्टोमेटा को बंद करने की वो किसकी होती है? गार्ड सेल्स की होती है। अब ये गार्ड सेल तब खुलती हैं जब किसी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो स्टोमेटास बंद हो जाएंगे। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहेगा तो स्टोमेटास खुल जाएंगे। ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का फंक्शन करते हैं वो कौन करते हैं भाई? गार्ड सेल्स करती है। देखिए, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल के अंदर जाता है तो गार्ड सेल फूल जाती है, जिस वजह से पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। क्या हुआ प्रोसेस में? देखिए, वाटर वाटर ने क्या किया? वाटर गया गार्ड सेल के अंदर। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर गया तो आपकी जो गार्ड सेल्स थी वो क्या हो गई? फूल गई। फूलने से क्या हुआ? सपोज कीजिए ये क्या है? एक स्टोमेटा है। अब ये स्टोमेटा की सरफेस में पानी ने एंटर किया और एंटर करने के बाद ये फूल गई और फूलने के बाद इस तरह से स्टोमेटास को ओपन कर दिया। अब स्टोमेटा क्या करेंगे? गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो जो वाटर आपकी गार्ड सेल के अंदर है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके स्टोमेटास बंद हो जाएंगे। समझे? पानी अंदर गया, गार्ड सेल फूल गए, स्टोमेट पोर्स जो है आपके वो ओपन हो गए, और जैसे ही पानी गार्ड सेल से बाहर गया तो आपकी गार्ड सेल श्रिंक हो गई और आपके पोर्स जो है वो बंद हो गए। सिमिलरली व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, सेल श्रिंक। अभी मैंने आपको बता दिया, जब पानी गार्ड सेल से बाहर आता है तो सेल श्रिंक हो जाती है एंड रिजल्ट इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि स्टोमेटास जो होते हैं वो आपके बंद हो जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी रुक जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी रुक जाएगी। ठीक है। देखिए, ये डायग्राम्स होते हैं आपके स्टोमेटास के। ये क्या है भाई? आपकी गार्ड सेल्स है। अब सपोज कीजिए इन गार्ड सेल के अंदर किसने एंटर किया? वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एंटर किया। ठीक है। किसने एंटर किया? वाटर मॉलिक्यूल्स ने। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल के अंदर आएंगे तो वो कुछ सरफेस एरिया घेरेंगे, जाहिर सी बात है। जब सरफेस एरिया घेरेंगे तो ये जो सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी। और जो वाटर होगा वो इसकी आउटर सरफेस पर कुछ फोर्स लगाएगा, जिस वजह से ये स्टोमेटास जो है ओपन हो जाएंगे। सपोज कीजिए इस गार्ड सेल के अंदर वाटर ने एंटर कर लिया। अब वाटर हर एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। इसी तरह से प्रेशर लगाएगा तो गार्ड सेल बाहर की तरफ को दिखलेंगी और क्या हो जाएंगे? पोर्स आपके ओपन हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि जो वाटर सेल के अंदर मौजूद था वो वाटर सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो वाटर गार्ड सेल के अंदर मौजूद था वो सेल से बाहर निकलना शुरू होगा, और जैसे ही वाटर सेल से बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल्स जो है आपकी वो क्या हो जाएंगी भाई? श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, जिस वजह से क्या होंगे? आपके स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे। इतनी सी बात है। पानी अंदर जाएगा, गार्ड सेल फूल जाएंगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। पानी बाहर जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, स्टोमेटास बंद हो जाएंगे। समझे? अब ये जो स्टोमेटास बंद होते हैं वो मेजरली कौन से टाइम में होते हैं भाई? नाइट, रात के टाइम में जो स्टोमेटास होते हैं प्लांट्स के वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? स्टोमेटास का मेजर फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना। किसके लिए?
फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए भाई? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रात में फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस कब होती है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कब होगी भाई? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब रात में सनलाइट तो हमें मिल नहीं रही, तो सनलाइट नहीं मिल रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो जिस काम के लिए स्टोमेटास खुले हैं वो क्यों खुले रहेंगे? फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं हुई प्लांट के अंदर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं इनहेल होगी तो आपका स्टोमेटास पहले ही बंद रहेगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए जो आपके स्टोमेटास होते हैं वो केवल दिन के टाइम में खुलते हैं, रात के टाइम में बंद रहते हैं, क्योंकि रात के टाइम में कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखिए आगे आता है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है? अभी तक आपने क्या पढ़ा? फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्या पढ़ोगे आप? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो मेजरली 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का। पहला होता है सैप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक एक करके समझते हैं सबको। देखिए सैप्रोफाइटिक क्या है? ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। इन दिस प्रोसेस फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। यहां से क्वेश्चन आता है कि जो आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है उसमें फूड का डाइजेशन कहां होता है, या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसी प्रोसेस बताइए जिसमें फूड का डाइजेशन एक्सटर्नली होता है, वो प्रोसेस क्या होती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। अब उनको गलाने का या उनको गायब करने का, उनको खाने का काम भी तो कोई कर रहा है ना? ऐसा तो नहीं होता कि भाई आदमी या म्युनिसिपैलिटी वाले हर जगह घूम रहे हैं, जानवर मरा उठा के लेके चले गए, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि जो कोई जानवर मर जाता है उसको खाने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है या डेड और डिकिंग मटेरियल से न्यूट्रिशन लेने वाली प्रोसेस होती है, वो क्या होती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो फूड का डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है, यानी बॉडी के बाहर होता है, बिफोर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम्स, ईटीसी। ये क्या है भाई? आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आगे देखिए पैरासाइटिक। पैरासाइटिक नाम से समझ गए होंगे। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते भी हैं और उन्हीं से फूड लेते हैं, इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? पैरासाइटिक। ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर, ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट बॉडी, दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब आपने बहुत सी जगह देखी होंगी ऐसी जिसमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शेल्टर भी लेता है, यानी रहता भी है, और उसी से फूड को कंज्यूम करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है भाई। लीच, टिकल्स एंड टेप वॉर्म, ये इसके एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल सादा एग्जांपल क्या है? लीच। ठीक है, जुएं होती हैं, वो भी आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का ही एक एग्जांपल है। अगला क्या है अभी? होलोजोइक। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इन सॉलिड फॉर्म। किसमें लेंगे? सॉलिड फॉर्म में। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं वो सब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। एंड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट इनसाइड द बॉडी, जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसको समझाने की जरूरत ही नहीं। हम जो भी खाना खाते हैं वो किसके फॉर्म में खाते हैं भाई? सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। फिर वो खाना हमारे स्टमक में जाता है, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन से न्यूट्रिशन की है भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन की। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए आगे देखिए। आगे आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। देयर आर 5 प्रोसेस इन हैविंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी जब कोई ह्यूमन अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है, अपने न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता है, तो वो इन 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है उसमें ये 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले जो है इंजेशन। इंजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड।
आपने कोई चीज उठा के खा ली, वो जो टर्म होगी वो क्या कहलाएगी? इंजेशन कहलाएगी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अगला क्या है? डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल फॉर्म दैट कुड बी एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी इजीली इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन किया जाए इनटू सिंपल फॉर्म, जिससे आपकी बॉडी उस फूड को इजीली एब्सॉर्ब कर सके, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। पहली प्रोसेस हो गई इंजेशन, आपने खाना खा लिया। दूसरी क्या है? डाइजेशन। जो खाना आपने खाया है उस खाने को आपका स्टमक सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, जिससे आपकी बॉडी उसको आसानी से एब्सॉर्ब कर सके। तीसरा क्या है? एब्सॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। जो फूड आपने खाया है, जो फूड आपका सिंपल फॉर्म में टूटा है, उसको एब्सॉर्ब करना क्या कहलाता है? एब्सॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद एसिमिलेशन। प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग डाइजेस्ट फूड फॉर रिपेयर ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, जो खाना आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हुआ, उस खाने का इस्तेमाल बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए और बॉडी की एनर्जी के लिए होना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। अब 4 प्रोसेस हो गई। इंजेशन हो गया, खाना आपने खा लिया। डाइजेशन हो गया, उस खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। एब्जॉर्प्शन हो गया, जो टूटा हुआ फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, और एब्जॉर्ब हुआ फूड आपकी ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए इस्तेमाल भी हो गया। तो 4 प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। 5वीं क्या है? इजेशन। अब ये सारी प्रोसेस के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बचेगा। उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई। चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, वो 2 चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 2 चीजें क्या है? सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा क्या है? कोरिलेटेड ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनल क्या है? ऐसा पाथवे जिस पाथवे से आपका फूड होकर गुजरेगा, यानी खाने से लेकर अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलने तक की जो कैनल होती है, जो पाथवे होता है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनल कहलाता है। अब इस एलिमेंट्री कैनल के बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए समझते हैं सारी चीजों को। ठीक है, सबसे पहला जो चीज है एलिमेंट्री कैनल के अंदर, वो क्या है? माउथ। माउथ से आगे है आपका ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, और लास्टली है आपका एनस। ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हैं? आपके एलिमेंट्री कैनल के। अब इस एलिमेंट्री कैनल के बीच बीच में कुछ ग्लैंड्स आएंगी। सबसे पहली ग्लैंड होगी सलाइवरी, उसके बाद में लिवर, उसके बाद गोल ब्लेडर, उसके बाद पेनक्रियाज, और भी ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। चलिए, ये है भाई आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, यहां से फूड एंटर करेगा, और यहां से लेकर जितनी भी आपकी ट्यूब होगी जिससे आपका फूड होकर गुजरेगा, वो क्या होगी भाई? एलिमेंट्री कैनल होगी। यानी माउथ से लेकर एनस तक की जो कैनल है वो क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनल है। समझ गए यहां तक? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। इंजेशन की जो प्रोसेस है, जो आपने पढ़ा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, वो कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ इंजेशन। क्लियर? इट हैज 32 teeth that help in crushing and chewing the food. जो फूड आप खाते हो उनको क्रश करना, उसको पीसना और उसको चबाने का काम हमारे माउथ में प्रेजेंट 32 टीथ करते हैं। ठीक है, इट हैज सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है? एक कोरिलेटेड ऑर्गन है। मैंने आपको बताया था कि हर एक हमारा जो एलिमेंट्री कैनल का पाथवे है उसमें जगह जगह पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो क्या है? कोरिलेटेड ग्लैंड्स है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोल सकते हैं आप इनको। इट हैज सलाइवरी ग्लैंड्स दैट रिलीज सलाइवा। अब जैसे जैसे आप फूड को चबाते हो, उस फूड को स्मूथ बनाने के लिए हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करती है, जिससे हमारा फूड जो है स्मूथ हो जाए और फूड के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करे। सलाइवा मेक्स फूड स्मूथ एंड पैसेज दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। देखिए, सलाइवा क्या करेगा? फूड को स्मूथ बनाएगा, जिससे वो स्मूथली आपके इसोफेगस से नीचे उतर सके। दूसरा काम क्या है?
ये जो आपका सलाइवा है ये हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ने। ठीक है, दोबारा समझिए, जब आप खाना खाते हो तो खाने में एक लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, जो कौन रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, आपके फूड को स्मूथ बना देगी, जिससे वो आसानी से आपके इसोफेगस से नीचे उतर सके। दूसरा काम क्या है कि वो आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर को, जो शुगर आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है, उस कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल शुगर में तोड़ेंगे, कोशिश नहीं, तोड़ती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ेंगी, जिससे वो आसानी से आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। तो माउथ आपका क्लियर हो गया, आई होप। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है भाई, इसोफेगस। क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पिंक वाला पोर्शन है, यानी माउथ से लेकर जो स्टमक तक का जंक्शन है, वो क्या कहलाता है, इसोफेगस कहलाता है, जो माउथ को और आपके स्टमक को जोड़ने का काम करता है। देखिए, इट इज द जंक्शन ऑफ माउथ एंड स्टमक। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई भी मेजर पार्ट जो किन्हीं दो पार्ट को जोड़ने का काम करे। दो पार्ट कौन कौन से हैं आपके, माउथ और स्टमक। इन दोनों पोर्शंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपका इसोफेगस कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन ऑफ माउथ एंड स्टमक। इट पुश्ड फूड डाउन टू स्टमक थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसके अंदर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो आपके फूड को स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करती है। समझ गए, मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसके थ्रू आपका फूड इजीली स्टमक तक पहुंच जाता है। आगे देखिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, इसोफेगस का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जिसके थ्रू आपका फूड इजीली स्टमक तक पहुंच जाए। इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। आगे है भी आपका स्टमक। ठीक है, देखिए, इट इज जे शेप्ड। जे शेप्ड है, जे सबने देखा होगा, ये इस तरह का जे शेप्ड एंड वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनल। पूरी एलिमेंट्री कैनल के अंदर सबसे ज्यादा वाइड पोर्शन जो है वो क्या है, आपका स्टमक है। स्टमक फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। सॉरी, स्टमक क्या होता है, भरा हुआ होता है किससे, गैस्ट्रिक जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। इतना तो सबको पता होगा, मेजर सी चीज है। स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट रिलीज मेनी एंजाइम्स लाइक। अब स्टमक के अंदर क्या होती हैं भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अभी जो कोरिलेटेड ग्लैंड्स आपने पढ़ी थी पीछे डायग्राम्स के अंदर, वो भी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। अब इन अलग अलग एंजाइम्स का काम क्या होता है, क्या रिलीज कर रही है, सबसे पहला एंजाइम क्या है भाई, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जो प्रोटीन आपने खाया है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम एक एंजाइम का होता है, जिसका नाम होता है पेप्सिन। और वो पेप्सिन कौन रिलीज करता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आई होप याद रहेगी ये चीज। दूसरा क्या है भाई, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारी स्टमक होता है, इस स्टमक के अंदर एसिड भरा होता है। क्या भरा होता है भाई, एसिड, जिसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होती है एसिडिटी। अब आपने कभी सोचा नहीं कि जब ये इतना ज्यादा एसिडिक है तो ये स्टमक की सरफेस को क्यों नहीं जलाता, ये स्टमक की सरफेस को क्यों नहीं गला देता। तो इस सरफेस को बचाने के लिए आपके स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जिससे आपकी जो आउटर कवरिंग है, जो आपकी जो कवरिंग है स्टमक की, वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। ठीक है, समझ गए यहां तक, रिपीट कर देता हूं। ये एक जे शेप ऑर्गन होता है, जो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनल का। दूसरा, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। तीसरा,
स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है तो जो दो चीजों का सिक्रेशन करती है, पहला है पेप्सिन और दूसरा है आपका म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और म्यूकस क्या करेगा भाई, प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की इनर लाइनिंग को, किससे, आपके स्टमक के अंदर भरे हुए एसिड से। तो आई होप यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, आगे क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सीक्वेंस से समझिए, आपने खाना खाया माउथ में, माउथ से कहां गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस ने कहां छोड़ा, स्टमक में, अब स्टमक से कहां जाएगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनल का। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का, वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो खाना आपने खाया है, खाने में मेजरली क्या खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा कंप्लीटली, वो एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ठीक है, इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। ये एज नहीं है, ये एंड है। ठीक है, लीवर एंड पेनक्रियास ये भी दो कोरिलेटेड ग्लैंड्स होती हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो ये रिसीव करती हैं सिक्रेशन लीवर और पेनक्रियास से। लीवर क्या करेगा, लीवर सिक्रेट करेगा भाई बाइल जूस। क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस। ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। तो दोनों ने सीक्रेट किया एक जूस, और दोनों ने अपने अपने जूस को कहां रिलीज कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है एंड रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में छोड़ने का काम करती है। ठीक है भाई, यहां तक देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की भी अपनी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये भी क्या है, कोरिलेटेड ग्लैंड्स है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड। ठीक है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम, जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का, तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के दौरान ये इसके अंदर प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड कुछ जूस को सीक्रेट करती हैं, जो जूस क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में। यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया। अब ये सिंपल सब्सटेंस इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये सिंपल सब्सटेंस इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोड़ देगा कहां पर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्लियर है भाई यहां तक। सो आई होप यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं सबकी क्वेरीज और सारे डाउट सबके एक साथ क्लियर कर दूं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। आपने क्या पढ़ा पीछे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारे न्यूट्रिएंट्स को, चाहे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो फैट्स हो। जो भी चीजें आपने खाई हैं उनका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, और उसको छोड़ देती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जो आपका फूड, बचा हुआ फूड है, वो कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नेम्ड विलाई। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। अब ये जो विलाई होती है वो आपके डाइजेस्टेड फूड से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। सपोज कीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो आपके फूड मटेरियल के अंदर एक्सेस वाटर था, उस वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हुआ नहीं है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या एब्जॉर्ब किया, आपके न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स। अब जो वाटर आपके फूड के अंदर बचा है उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई। इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर फ्रॉम द मटेरियल एंड सेंड टू द एनस। जो आपका फूड मटेरियल है उससे क्या करेगा, मैंने आपको बताया,
एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बचे हुए फूड मटेरियल को कहाँ भेजेगा भाई, एनस के अंदर भेजेगा। एनस क्या है, इट इज द साइट ऑफ इजेशन। क्या है इजेशन, इट इज द साइट ऑफ इजेशन। मैंने पीछे बता दिया इजेशन क्या है, इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो एनस क्या करता है, एनस इजेशन के थ्रू, यानी एनस जो होता है वो एक एग्जिट पॉइंट होता है फूड के लिए। मैं क्या बोल सकता हूँ, एनस क्या है, एक एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा बॉडी से, एनस के थ्रू। तो यहां तक आपकी जो ह्यूमन डाइजेशन वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। एक बार फटाफट से कोई रीजन करते हैं। देखिए साइट ऑफ इंजेक्शन क्या था, माउथ। आपने खाना खाया, माउथ से खाया, माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड जो होंगी वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल शुगर में, और फूड आपका कहाँ पहुंचेगा, ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। ईसोफेगस में फूड आ गया। अब ईसोफेगस से फूड आपका कहाँ पर आया, स्टमक के अंदर। स्टमक ने क्या किया, स्टमक ने उस फूड को डाइजेस्ट कर लिया, और डाइजेस्ट करने के बाद कहाँ भेजा, डुओडिनम में। डुओडिनम को समझो, डुओडिनम का जिक्र नहीं हुआ अभी तक। डुओडिनम एक ऐसा पॉइंट है जो जोड़ता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को, यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, डुओडिनम कहलाता है। पीछे जिक्र हुआ था बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का। किसका जिक्र हुआ था भाई, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का। वो जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं भाई, डुओडिनम के अंदर। कहाँ रिलीज होंगे, डुओडिनम में रिलीज होंगे। फिर वो डुओडिनम से कहाँ पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब फूड आपका कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जितनी भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कार्ब जो आपके खाने में प्रेजेंट थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन ने, जो प्रोटीन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो फैट थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया और कहाँ छोड़ दिया, ब्लड में छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ पहुंचेगा भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपके फूड से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपके फूड में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेंगी भाई, आपकी एनस में भेज देंगी, और एनस से आपका फूड कहाँ चला जाएगा, बॉडी से बाहर। ये प्रोसेस थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिसको जो भी क्वेरी हो चैप्टर से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं सारी क्वेरी और सारे सॉल्यूशंस उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।